वेरी वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अभी यूजीसी नेट हिस्ट्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं और इसी क्रम में हम लोग अभी देख रहे हैं राइज ऑफ ब्रिटिश पावर, जो कि सिलेबस का यूनिट 7 है। सिलेबस के यूनिट 7 का राइज ऑफ ब्रिटिश पावर को हम लोग पढ़ रहे थे और इसी में हम लोग काफ़ी क्लासेस कर चुके हैं और इसमें हम लोगों ने सारे कंपनियों के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज ले लिया है और अंततः हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि भारत में जितनी भी कंपनियां आई, जैसे कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, ब्रिटिश आए, डेनिश आए, डैन आए, फिर फ्रांसीसी आए। इनमें से जो दो कंपनियां थी, डेनिश और डैन, वो तो बहुत छोटी कंपनी थी और उन्होंने भारत में अपना कुछ भी विशेष कार्य नहीं कर पाया और अंततः वो डेनिश, जिन्होंने अपने सारे प्रॉपर्टी एसेट्स को अंग्रेजों को बेच दिया और वो अपने देश को चले गए। जबकि जो आपका डच था, डच ने विशेष अपनी रुचि इंडोनेशिया में उन्होंने दिखाई और इंडोनेशिया के मसालों के बाजार में वो शिफ्ट हो गए। जबकि पुर्तगालियों का जो सबसे बड़ा शहर मुंबई था, उनका मुख्यालय था, उसे उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जैसे कि सबसे पहले तो दहेज में उन्होंने चार्ल्स द्वितीय को दे दिया, जो कि पुर्तगाल की राजकुमारी का जब विवाह हुआ तो मुंबई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्ल्स द्वितीय से मिल चुका था। और जो भी बड़े एरियाज थे उसे उनसे डचों ने छीन लिया, तो कभी अंग्रेजों ने, कभी फ्रांसीसियों ने। तो पुर्तगालियों की भी स्थिति जर्जर हो चुकी थी, इनकी स्थिति भी खत्म हो चुकी थी और डच इंडोनेशिया चले गए थे, तो बचे बस फ्रांसीसी और ब्रिटिश। तो इन दो बड़ी कंपनियों के बीच भारत में अधिक से अधिक क्षेत्रों पे व्यापारिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए काफ़ी प्रतिस्पर्धा बढ़ चुकी थी और ये प्रतिस्पर्धा इस स्तर पे पहुंच गई कि अंततः सशस्त्र संघर्ष, युद्ध की स्थिति आ गई। दोनों कंपनियों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया और एक बहुत ही लंबा समय तक युद्ध चला, जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं या आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के भी नाम से जानते हैं। और ये 3 संघर्ष हुए और इन्होंने ये तीनों संघर्ष ने ये मार्ग प्रशस्त कर दिया कि भारत पर आगे नियंत्रण कौन स्थापित करेगा। तो ये तीनों संघर्ष के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसको कि प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच, दूसरा 49 से 54 के बीच और तीसरा 1758 से 63 के बीच हुआ था। और इन युद्धों ने अंततः जो तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ, यह रास्ता बना दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। अब वो भारत में एक छत्र राज करने की स्थिति में पहुंच गए। तो इन्हीं तीनों युद्ध के बारे में आज का क्लास में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि युद्ध क्यों हुआ, इसके कारण क्या थे। तो सबसे पहले आते हैं, हम लोग देखेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच हुआ था और जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये कर्नाटक युद्ध इसको बोलते हैं। आंग्ल फ्रांस संघर्ष, मतलब आंग्ल मतलब अंग्रेज, फ्रांस मतलब फ्रांसीसी के बीच हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक जो नाम है, इससे आप ये ना सोचें कि अभी जो कर्नाटक राज्य है वहाँ पे हुआ था। नहीं दोस्तों, ये युद्ध जो हुआ था भारत के दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर, जिसे हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं, वहीं पे युद्ध हुआ था। और वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का एरिया इसमें आता है। तो कर्नाटक युद्ध वर्तमान कर्नाटक के क्षेत्र में नहीं, बल्कि कोरोमंडल तट या उसको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र बोल सकते हैं, वहाँ पे हुआ था। तो इस युद्ध का जो मुख्य कारण था दोस्तों, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध था। जैसे कि हम सभी जानते हैं, यूरोप में 18वीं सदी में 2 महाशक्तियाँ मुख्य थी, वो ब्रिटेन और फ्रांस। तो यूरोप में ऑस्ट्रिया एक देश है, वहाँ की गद्दी को लेकर उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ रहा था। तो इसी क्रम में एक पक्ष का साथ दिया फ्रांस ने, एक तरफ का साथ दिया ब्रिटेन ने, और वहाँ पे स्थिति दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण हो गई। और इस तनावपूर्ण स्थिति के कारण जहाँ जहाँ भी
यूरोपीय देशों, खासकर ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश थे, वहाँ पे उन कंपनियों के बीच भी संघर्ष प्रारंभ हो गया और इसी की परिणति भारत में भी देखने को मिलती है। और यहाँ पर भी दोनों कंपनियों के बीच वॉर की नौबत आई और प्रथम कर्नाटक युद्ध प्रारंभ हो गया। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के जो कारक थे वो भारत में नहीं थे, बल्कि यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। लेकिन होता है ना कुछ मुख्य कारण और कुछ तात्कालिक कारण। तो तात्कालिक कारण जिसको कहते हैं, एक माहौल बना हुआ था युद्ध का, लेकिन युद्ध हो नहीं रहा था। और लेकिन अगर पूरा जैसे कहते हैं आग में घी देने का काम, तो तात्कालिक कारण क्या करते हैं, उस आग में घी देने का काम करते हैं। और बोर्नेट नामक एक अधिकारी ने, जो अंग्रेज अधिकारी थे, इन्होंने क्या किया, कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों को कब्जे में ले लिया। जब फ्रांसीसी जहाज़ों को कब्जे में ले लिया तो ये जो तनावपूर्ण का माहौल था वो युद्ध में बदल गया और इसी से प्रथम कर्नाटक युद्ध की शुरुआत हो जाती है, बोर्नेट के इस कार्य के कारण कि उन्होंने कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों को कब्जे में कर लिया था। और इसी दौरान जो फ्रांसीसी तरफ से सबसे बड़े अधिकारी थे वो थे डुप्ले। डुप्ले ने मॉरिशस में जो फ्रांसीसी गवर्नर थे लॉ बोर्डो ने, उसे भी बुला लिया और इस संघर्ष में वो मिल गए और अपने आप को काफ़ी मजबूत स्थिति में कर लिया। और सबसे पहले क्या किया, उन्होंने मद्रास पे कब्जा कर लिया। मद्रास जो कि अंग्रेजों के नियंत्रण में था, वहाँ पर अटैक करके मद्रास पर कब्जा कर लिया। मद्रास पे जब कब्जा कर लिया फ्रांसीसियों ने, तो मद्रास जो उस दौर में मुख्य रूप से कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन, कर्नाटक के जो नवाब थे अनवरुद्दीन, उसके नियंत्रण में वो एरिया हुआ करता था। और वहाँ पे जब दोनों कंपनियों के बीच युद्ध की स्थिति आ गई तो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से अंग्रेजों ने एक तरह से हस्तक्षेप करने के लिए कहा। अनवरुद्दीन ने अंग्रेजों की तरफ से हस्तक्षेप किया, लेकिन कहा जाता है कि अनवरुद्दीन की सेना जहाँ 10,000 सैनिक थे, जबकि फ्रांसीसी सेना जो डुप्ले की सेना थी उसमें मात्र 1,000 सैनिक थे। लेकिन डुप्ले की सेना आधुनिक हथियारों से लैस थी और ये परंपरागत हथियारों से लैस थी। तो दोनों सेनाओं के बीच, अनवरुद्दीन की सेना और डुप्ले की सेना के बीच जो युद्ध हुआ उसी को सेंट टोमे का युद्ध भी कहा जाता है, जो कि मैं यहाँ पे पहला पॉइंट में आप देख सकते हैं। सेंट टोमे का युद्ध 1748 में हुआ। किसके बीच हुआ? कर्नाटक के नवाब और डुप्ले के बीच, जो फ्रांसीसी सेना के नेतृत्व कर रहे थे। और इसमें अनवरुद्दीन पराजित हुए, अनवरुद्दीन की हार हुई और एक तरह से फ्रांसीसियों की स्थिति मजबूत हुई। और फ्रांसीसियों ने ये दिखा दिया एक छोटी सी यूरोपीय सेना का भी भारतीय सैनिक सामना करने में सक्षम नहीं है। और भारतीय नरेशों की जो कमजोरी थी उसको जग जाहिर करके रख दिया। और इसी क्रम में यूरोप में एक घटना घटती है, एक्स लास सेपल की संधि होती है 1748 में, जिसके तहत ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो जाता है। जब यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया तो भारत में भी जो तनाव की स्थिति थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। और जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस किए, मद्रास अंग्रेजों से फ्रांसीसियों ने जीत लिया था, लेकिन इस संधि के बाद मद्रास को अंग्रेजों को वापस कर दिया फ्रांसीसियों ने। इसी तरह जैसा जो ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार का युद्ध के चलते तनावपूर्ण जो स्थिति बनी थी वो सिर्फ भारत में ही नहीं थी, जहाँ जहाँ उनके उपनिवेश थे, जैसे कि अमेरिका में भी, यूएसए में भी दोनों कंपनियों के उपनिवेश थे, तो वहाँ पर भी संघर्ष की स्थिति आ गई थी। तो यूएसए में लुईवर्ग एक जगह है जहाँ पर पहले फ्रांसीसियों का नियंत्रण था, लेकिन वहाँ पर जब दोनों कंपनियां लड़ने लगी तो वहाँ पर अंग्रेजों ने इसे अपने अधीन कर लिया था, लुईवर्ग को। तो एक्स ला सेपल की संधि के तहत ये हुआ कि मद्रास जो कि भारत में है, इसे फ्रांसीसी अंग्रेजों को वापस कर देंगे, और लुईवर्ग जो कि अमेरिका में है, इसे जो कि अंग्रेजों ने जीत लिया था फ्रांसीसियों को वापस कर दिया जाएगा। और वैसा कर दिया गया। तो एक्स ला सेपल के संधि के तहत पहला कर्नाटक वार खत्म हो गया और ये स्टार्ट हुआ था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से, इसे याद रखेंगे। लेकिन इसका कुछ परिणाम भी रहा। परिणाम में क्या हुआ? भारतीय सेना की कमजोरी उजागर हो गई। भारतीय सेना यूरोपीय सेना से लड़ी और ये पहली बार था
कि भारतीय सेना को किसी यूरोपीय सेना ने पराजित कर दिया। तो ये जो पराजित कर दिया तो भारतीयों की कमजोरी जगजाहिर हो गई। इस दूसरा प्रभाव, फ्रांसीसियों की प्रतिष्ठा बढ़ी। फ्रांसीसियों ने एक बड़ी सेना को हराया था और वो इस पूरे युद्ध में डोमिनेंट पोजीशन पे रहे, इसलिए फ्रांसीसियों की प्रतिष्ठा भी काफी बढ़ी। इसी तरह आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में डिस्कशन करते हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का जो कार्यकाल था, इसका जो ड्यूरेशन था 1749 से 1754 के बीच चला था। और इस युद्ध की जो पृष्ठभूमि थी वो भारत में ही तैयार हुई थी और भारत के ही दो राज्य, एक हैदराबाद, दूसरा कर्नाटक, ये कोई यूरोपीय घटना से प्रभावित नहीं था, ये भारतीय घटना। दूसरा कर्नाटक युद्ध प्रभावित था और एक राज्य हैदराबाद, दूसरा कर्नाटक में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि दोनों कंपनियां एक दूसरे के विरोधी पक्ष का साथ देने लगे और इन परिस्थितियों ने फिर युद्ध का रूप ले लिया। तो हम लोग देखते हैं क्या परिस्थितियां थी। हैदराबाद के जो संस्थापक थे निजामुल मुल्क, इसकी मृत्यु 1748 में हो गई। इसकी मृत्यु के बाद इसके राजगद्दी को लेकर इसके पुत्र नासिर जंग और इसके पोते इसका दूसरा पुत्र का बेटा मुजफ्फर जंग, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच गद्दी को लेकर युद्ध प्रारंभ हो गया। तो नासिर जंग ने किसका साथ लिया? अंग्रेजों का। जब अंग्रेजों का साथ नासिर जंग ने लिया तो निश्चित ही मुजफ्फर जंग का साथ कौन देंगे? उसके विरोधी कंपनी फ्रांसीसी। तो दोनों एक दूसरे का पक्ष में खड़ी हो गई और यहाँ पे जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, इसी दौरान, इसी के समकालीन कर्नाटक में भी परिस्थिति उत्पन्न हो गई। कर्नाटक के नवाब थे अनवरुद्दीन, जबकि चंदा साहिब जो कि मराठों के नियंत्रण में थे, उसे मराठाओं ने रिलीज कर दिया, जेल से मुक्त कर दिया। तो चंदा साहिब ने दावा किया कर्नाटक के गद्दी के लिए और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और चंदा साहिब के बीच संघर्ष की स्थिति बनी। तो यहाँ पर भी यही सेम कहानी हुई जो हैदराबाद में हुई। अनवरुद्दीन का साथ अंग्रेजों ने दे दिया और चंदा साहिब का साथ फ्रांसीसियों ने दे दिया और इस तरह दोनों राज्यों में गद्दी को लेकर जो संघर्ष चला, वहाँ दोनों कंपनियां भी एक दूसरे के साथ जुड़ गई और इस युद्ध में भागीदार बन गई। तो युद्ध में जब भागीदार बनी तो युद्ध प्रारंभ हो गया और एक युद्ध हुआ अंबर के स्थान पर अंबर। ये युद्ध हुआ 1749 में। इस युद्ध में अनवरुद्दीन, जो कि किसके तरफ से? अंग्रेजों की तरफ से, अनवरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है अंबर के युद्ध में। तो जब अनवरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है अनवरुद्दीन, तो यहाँ चंदा साहिब कर्नाटक की गद्दी पे बैठ जाते हैं। तो चंदा साहिब कर्नाटक के नवाब बन जाते हैं। इसी तरह एक दूसरा युद्ध होता है 1750 में। 1750 में जिसमें कि नासिर जंग भी मारा जाता है। तो नासिर जंग भी मारा जाता है और जो मुजफ्फर जंग है हैदराबाद की गद्दी पे बैठ जाते हैं। इस प्रकार इस युद्धों में फ्रांसीसियों की स्थिति मजबूत रही और दोनों ही जगह उन्होंने अपने पक्ष के लोगों को गद्दी पर बिठाया और अपनी स्थिति को डुप्ले ने काफ़ी मजबूत कर ली और डुप्ले की प्रतिष्ठा काफ़ी बढ़ गई। और इसके साथ ही उन्होंने, जिसको कहते हैं ना अभी गर्म लोहे पे प्रहार करें, तो उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत थी। इसी क्रम में उन्होंने मॉरिशस के जो गवर्नर थे बुस्सी, उसे बुलाया और उसे हैदराबाद में, क्योंकि हैदराबाद को में जो नवाब थे उनके अपने थे, उनको उन्हें जिताकर बनाया था, तो वहाँ पे उनका सारा नियंत्रण चल रहा था। तो उन्होंने एक फ्रेंच टुकड़ी, सैन्य टुकड़ी तैनात कर दिया हैदराबाद में और उसका नेतृत्व किसको कर दिया? बुस्सी को, कि आपको इसे संभालना है। और इससे क्या हो गया कि इन राज्यों पे उनका दबदबा फ्रांसीसियों का काफ़ी कायम हो गया। जब आपकी राजधानी में हजारों की संख्या में कोई यूरोपीय सैनिक तैनात रहती है और उनका कमांड किसी यूरोपीय संभालेंगे, तो आपको उनका बात मानना ही पड़ेगा। वही हाल हो गया हैदराबाद, वही हाल हो गया कर्नाटक का। लेकिन परिस्थिति ऐसी नहीं रही, जल्द ही परिस्थिति बदली और यहाँ पे दृश्य आ गया एंटी क्लाइमैक्स का। विपरीत परिस्थिति आया किसके लिए? फ्रांसीसियों के लिए। फ्रांसीसियों के विपरीत परिस्थिति लाने में क्लाइव की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही। क्लाइव जो कि उनके
अधिकारी थे अंग्रेजों के, उन्होंने एक कूटनीति के तहत तिरुचिरापल्ली में युद्ध हुआ, जहाँ पे जो कि चंदा साहिब थे तिरुचिरापल्ली में। चंदा साहिब पर अचानक से आक्रमण कर दिया तिरुचिरापल्ली में, और चंदा साहिब को भागकर तंजौर जाना पड़ा, जहाँ पर कि तंजौर के शासक ने उनकी हत्या कर दी और चंदा साहिब का काम खत्म हो गया। मतलब जो कर्नाटक की गद्दी में चंदा साहिब थे वो खत्म हो गए और अंग्रेजों ने अपने पक्ष का नवाब वहाँ पे बिठा दिया। इसी प्रकार अंग्रेज फ्रांसीसी सरकार ने भी इसी बीच में, जब अंग्रेज फ्रांसीसियों की स्थिति खराब हो गई, तो डुप्ले को भी वापस बुला लिया कि आप लोग हार रहे हैं, चलिए वापस आ जाइए। तो डुप्ले को वहाँ की सरकार ने वापस बुला लिया और डुप्लो की जगह नया गवर्नर भेजा, गोडेहियो। जैसा इसका नाम है गोडेहियो, गोडेहियो गधे, इसको गधेहियो भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने आने के बाद फ्रांसीसियों की जो भी स्थिति थी उससे अच्छा नहीं किया बल्कि और खराब कर दिया। इसी खराब परिस्थिति के बीच इन्होंने अपने बहुत ही बुरी स्थिति में पांडिचेरी की संधि कर ली अंग्रेजों से। पांडिचेरी की संधि कर ली 1754 में और इस युद्ध को समाप्त कर दिया। इस तरह दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया पांडिचेरी की संधि के तहत। लेकिन यहाँ पे किसका पलड़ा भारी रहा? अंततः अंग्रेजों का पलड़ा भारी रहा। जबकि दूसरे कर्नाटक युद्ध के आरंभिक दौर में हम लोग देखते हैं फ्रांसीसियों की स्थिति मजबूत थी, लेकिन अंतिम जो परिणाम आया उसमें अंग्रेज टॉप पे पहुंच गए, अंग्रेजों की स्थिति ज़्यादा मजबूत रही। आते हम लोग तीसरी कर्नाटक युद्ध जो था उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इनका जो ड्यूरेशन है 1758 से 1763, और फिर से वही स्थिति आ गई। इनका जो कारक था तृतीय कर्नाटक युद्ध का, इनकी उत्पत्ति यूरोप में ही हुई थी। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था जो कि 1756 में प्रारंभ हो गया था। उसी का यहाँ पे साइड इफेक्ट हुआ, जैसे कि पहला वाला ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रारंभ हुआ था पहला कर्नाटक युद्ध, इसी तरह तीसरा यूरोप में हो रहे सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम था तीसरा कर्नाटक युद्ध जो भारत में हुआ। एक्चुअली सप्तवर्षीय युद्ध क्या हुआ था? ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच जो वहाँ था वो प्रसा में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया को और इंग्लैंड ने क्या किया? प्रसा को समर्थन दिया। तो यूरोप में दो राष्ट्रों के बीच लड़ाई हो रही थी। वो राष्ट्र थे कौन? ऑस्ट्रिया और प्रसा। ऑस्ट्रिया और प्रसा में जब युद्ध हुआ तो उसमें फ्रांस ने किसका साथ दिया? ऑस्ट्रिया का। और ब्रिटेन ने साथ दिया प्रसा का। तो वहाँ पे जो संघर्ष प्रारंभ हो गया था, अब ऐसा हो गया कि जहाँ जहाँ फिर उसके उपनिवेश थे वहाँ भी संघर्ष प्रारंभ हो गया, और भारत में भी उसके उपनिवेश थे तो भारत में भी उसका संघर्ष प्रारंभ हो गया। हर जगह कहा जाता है कि ये लगभग 5 महाद्वीपों में युद्ध लड़ा गया। सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ 7 वर्षों तक चला था ये युद्ध, इसीलिए इसको सप्तवर्षीय युद्ध बोलते हैं। तो कहा जाता है कि पूरी दुनिया के 7 महाद्वीपों में युद्ध लड़ा गया, और भारत में भी उसी का साइड इफेक्ट हुआ। और यहाँ पर भी तीसरा कर्नाटक युद्ध दोनों कंपनियों के बीच, फ्रांस और ब्रिटेन की कंपनियों के बीच प्रारंभ हो गया। लेकिन कहते हैं ना, हर युद्ध का एक मुख्य कारण होता है जो कि गौण रहता है, उसका एक तात्कालिक कारण आता है, तात्कालिक परिस्थिति उत्पन्न होती है जो अचानक से परिस्थिति को युद्ध में बदल देती है। वही हुआ, और इसको युद्ध में बदलने में फ्रांसीसी गवर्नर काउंट डी लाली का आक्रामक रवैया बहुत महत्वपूर्ण रहा। काउंट डी लाली जो फ्रांसीसी गवर्नर थे, उन्होंने आकर क्या किया? फोर्ट सेंट डेविड जो कि तमिलनाडु में था और ये अंग्रेजों के नियंत्रण में था, उस पर अधिकार कर लिया। उसने जो उस पर अधिकार कर लिया, और इस कार्य में जो कि बुस्सी हैदराबाद में रेजिडेंट थे, उन्होंने उसका भरपूर साथ दिया और फोर्ट सेंट पर कब्जा कर लिया। इसी क्रम में जो फिर से अंग्रेज अधिकारी यहाँ पे क्लाइव और वाटसन का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कूटनीति के तहत फ्रांसीसियों का जो एरिया था चंद्रनगर पे अटैक किया और चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया, और उनकी बहुत सारे
सामरिक शक्तियों को उन्होंने हथियार जो होते हैं, उनके जो भी युद्ध के सामान थे, चंद्रनगर जो उसका मुख्य अड्डा था फ्रांसीसियों का, वहाँ से अंग्रेजों ने प्राप्त कर लिया। और चंद्रनगर के पराजय ने अंग्रेजों को एक तरह चंद्रनगर के पराजय ने फ्रांसीसियों को एक तरह से बैकफुट पर ले जाने का काम किया, और फ्रांसीसी फिर इससे कभी आगे नहीं निकल पाए। और इसी क्रम में एक अंग्रेज अधिकारी आयरकुट के नेतृत्व में बुस्सी, जो कि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, के बीच एक लड़ाई हुई जिसको कहते हैं वांडीवास का युद्ध, 22 जनवरी 1760। इसमें फ्रांसीसी बुरी तरह हारे और कहते सकते हैं फाइनल मैच में हार हो गई। और इसके बाद वो सीरीज से बाहर, मतलब भारत में प्रतिस्पर्धा में वो बाहर हो गए वांडीवास के युद्ध के बाद। ये फाइनल रूप से इसको हरा दिया। आयरकुट के नेतृत्व की अंग्रेजी सेना ने बुस्सी के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह हरा दिया, बुस्सी की सेना को बुरी तरह हरा दिया। और अंततः फ्रांसीसियों को ये लग गया अब भारत में उसका टिकना मुश्किल है। और इसके बाद कभी भी वो यहाँ पे बहुत अच्छी परिस्थिति में नहीं रहे। और लेकिन उसका अंत भले नहीं हुआ, लेकिन उसके सामने बहुत सारी शर्तें लगा दी। और ये जो तीसरा कर्नाटक युद्ध निर्णायक रूप से तो फ्रांसीसी वांडीवास में हार गए, लेकिन इसका विधिवत जो समाप्ति का घोषणा हुआ वो पेरिस की संधि 1763 के बाद हुई, जो कि यूरोप में जो सब तौर से युद्ध शुरू हुआ था उसका खत्म हुआ पेरिस की संधि से। तो भावी जो कर्नाटक का तीसरा युद्ध था वो पेरिस की संधि के साथ विधिवत समाप्त हो गया 1763 में। लेकिन अंग्रेज फ्रांसीसी हार चुके थे कब? 1760 में ही वांडीवास में उसका वास हो गया था। वो हार चुके थे, एक कमजोर शक्ति के रूप में टिके हुए थे। लेकिन पेरिस की संधि ने बहुत सारे नियम शर्तें उस पर लाद दी गई। और वो नियम शर्तों के तहत ये कहा गया पेरिस की संधि के तहत कि अगर आपको भारत में रहना है फ्रांसीसियों को, तो आपको हम लोग सारे जो जीते हुए क्षेत्र हैं उसे आपको लौटा देंगे। लेकिन फ्रांसीसियों को ये कहा गया आप अपना फैक्ट्री का किलेबंदी नहीं कर सकते हैं। किलेबंदी मीन्स वहाँ पे सैनिक नहीं रख सकते हैं, सैनिक रखने का अलाव उनको नहीं दिया गया। आप अपने फैक्ट्री का उपयोग सिर्फ और सिर्फ व्यापार के लिए कर सकते हैं। तो जब आपके पास सैनिक ही नहीं रहेंगे और अंग्रेजों के पास सैनिक है, तो उनसे टक्कर लेने का कोई औचित्य नहीं बचता है, टक्कर कभी नहीं ले पाते। इसी क्रम में इसके साथ ही इसको ये भी कहा गया आप राज्य विस्तार नहीं कर सकते हैं, राज्य विस्तार की ये एरिया अगला एरिया जीतेंगे वो भी नहीं कर सकते हैं। तो बहुत तरह की पाबंदियों के साथ फ्रांसीसियों को यहाँ पे रहने का इजाज़त दिया गया। और इससे यह स्पष्ट हो गया कि अब फ्रांसीसियों की स्वतंत्र जो शक्ति है वो खत्म हो गई। इसके पेरिस की संधि के बाद फ्रांसीसियों ने भी राज्य विस्तार का सपना छोड़ दिया और सारा ध्यान व्यापार पर केंद्रित कर दिया। एक तरह से पेरिस की संधि ने क्या किया कि जो डुप्ले ने एक फ्रांसीसियों के लिए एक साम्राज्य की नींव खड़ी की थी, वो नींव अब उखड़ गई। और इस तरह देखा जाए कर्नाटक वार जो 3 वार हुए और ये लगभग 20 वर्षों तक चला, इस युद्ध में फ्रांसीसियों की वांडीवास में फाइनली रूप से वास हो गया, उनकी फाइनली हार हो गई। और यह स्पष्ट हो गया कि भारत में आगामी जो सर्वे सर्वा होंगे वो अंग्रेज ही होंगे। तो अब अंग्रेजों के लिए मैदान खाली था और पूरा भारत पे उसका राज होने का जो सपना था वो सच होने वाला था। अब हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। अंग्रेज सफल हो गए और फ्रांसीसी असफल हो गए और अन्य भी कंपनियां असफल हो गई। इसके पीछे क्या कारण थे? इसके पीछे अगर सभी कारणों को देखें, कुछ 3-4 पॉइंट्स बनते हैं, इनके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। पहला था कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो हम लोग देखते हैं वो एक सरकारी कंपनी थी, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गैर सरकारी कंपनी थी, ये प्राइवेट कंपनी थी। और जिसके कारण फ्रांसीसियों को क्या हुआ, हमेशा अपना शासकीय सहायता पर निर्भर रहना पड़ा, हर काम के लिए उसे परमिशन लेना पड़ा। जबकि ब्रिटिश जो कंपनी थी वो सरकार के नियंत्रण से मुक्त थी, जिसके कारण ये अपने कार्य को
जो भी सोचती थी उसे तुरंत अंजाम तक पहुंचाती थी। ये बहुत बड़ा कारण रहा ब्रिटिश के जीत में और फ्रांसीसियों के हार के लिए। तो दूसरी जो स्थिति है वो है कि आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो चुकी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। हम लोग देखते हैं 1757 में प्लासी को युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया था, जिसके कारण उसके पास क्या हुआ था, बिहार, बंगाल और उड़ीसा का राजस्व वसूलने का शक्ति आ चुका था और उस राजस्व के पैसे से उन्होंने अपने अर्थव्यवस्था को काफ़ी मजबूत कर लिया था। और बिना अर्थव्यवस्था का, बिना अपनी मजबूत आर्थिक स्थिति के आप कोई भी युद्ध लंबे समय तक नहीं लड़ सकते हैं। और यही हाल हुआ फ्रांसीसियों का। उनकी आर्थिक स्थिति अंग्रेजों की तुलना में उतनी अच्छी नहीं रही, वो अपने सरकार पर डिपेंड थी, जबकि अंग्रेजी कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति भारत से ही इतने वो कमा रहे थे कि उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत थी और युद्ध के भार को वो अच्छे से बिना किसी परेशानी का उठा पाए, इसलिए वो सफल रहे। इसके अलावे सैन्य श्रेष्ठता के मामले में भी अंग्रेज कहीं फ्रांसीसियों से आगे निकले। इसके अलावा फ्रांसीसियों के कुछ निर्णय भी गलत निर्णय थे, जैसे कि डुप्ले को बुला लेना एक गलत डिसीजन माना गया, क्योंकि डुप्ले अगर रहते तो हो सकता है वो परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते थे, उनमें काबिलियत थी, लेकिन उसे शायद बहुत जल्दबाजी में बुला लिया गया। ये भी फ्रांसीसियों की एक रणनीतिक भूल थी जो उनके पराजय का कारण बनी और ये अंग्रेजों के विजय में सहायक रहा। तो देखा जाए तो आंग्ल फ्रांसीसी जो युद्ध हुआ, कर्नाटक युद्ध हुआ, इसमें फ्रांसीसियों की पराजय में आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक या सामरिक सभी पक्षों की भूमिका रही। फ्रांसीसियों की तुलना में अंग्रेजों के ये सभी पक्ष ज़्यादा मजबूत सिद्ध हुए, इसीलिए अंग्रेज विजयी हुए। तो दोस्तों ये था कर्नाटक युद्ध, हम लोगों ने इसे पूरा कर लिया है और हम लोगों ने कैसे पहला जो क्लास स्टार्ट किया था, बहुत सारी कंपनियां आई, कैसे उन्होंने व्यापार किया, कैसे विस्तार किया और अंततः आज हम लोग देखें कि उसमें 2 कंपनियां फाइनल रूप से थी, लेकिन अंतिम में भी फाइनल जो हुआ, फाइनल संघर्ष हुआ, उसमें फ्रांसीसी हार गए और अंततः सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बची। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास देखेंगे उसमें देखने वाले हैं कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन की थी, वो उन्होंने कैसे भारत में अपना नियंत्रण स्थापित किया। सबसे पहले उन्होंने भारत के बंगाल को जीता। तो अगला क्लास हम लोग बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार को देखेंगे और फिर उसका मैसूर में, ऐसे ही बढ़ते चलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास बंगाल को लेकर होगा, जो प्लासी युद्ध, बक्सर युद्ध, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोगों ने हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दिया है और हमारे सब्सक्राइबर की संख्या मात्र 15 दिनों में दोस्तों 155 पहुंच चुकी है। और आप लोगों का ऐसा ही प्यार मिलता रहा तो मैं अपने क्लास को और अच्छे से डेवलप करके, इसे अच्छे से तैयार करके, एक जो यूजीसी नेट का सिलेबस है हिस्ट्री का, उसका एक तो सिलेबस का एक पॉइंट को हम लोग डिस्कशन करेंगे और इसको अंत तक पहुंचाएंगे। और जून 2022 या जुलाई 2022 में जो यूजीसी नेट की परीक्षा होगी उसके पहले सारे सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। बस आप लोग को प्यार और दुआ, यही मुझे ज़रूरत है, वो मेरे लिए टॉनिक का काम करेगी और मैं पूरे जोश के साथ आगे के भी क्लासेस करता रहूँगा। और पुनः आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हुए कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इन्हीं के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।